बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 CS 201 का। और आज का जो लेक्चर है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग की बेस बनाता है। बेस कैसे बनाता है कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं। समरी में हम देखते हैं रेपिटिशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लूप्स का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कोडिंग के अंदर। उसके बाद ओवरफ्लो कंडीशन हम पढ़ेंगे, इनफाइनाइट लूप्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइल लूप पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लो चार्ट और एट द एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं टिप्स के तौर पर उनको पढ़ेंगे। रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसा कि दिन और रात जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद 4 सीज़न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो रेपिटिशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रक्चर होने वाला है। अब यहाँ पर एक आपको छोटी सी एग्जांपल दी गई है होल नंबर की कि अगर आपको सी आउट यानी कि प्रिंट निकलवाना है, स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें शो करनी है। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज़ आगे 1 + 2 3 ये सारा लिखने के बाद इनकी ये एक आपको छोटी सी मिसाल दी गई है। इनके अब आपको बताएंगे रेपिटिशन स्ट्रक्चर कैसे हेल्प आउट करता है। ये वाला काम तो आप कर सकते हो, अगर 10 तक लिखना हो, 100 तक लिखना हो तब भी लिख सकते हो। अगर कोई आपको कहे कि 1 लाख तक नंबर है उनका सम बताओ, तो ये तो काम आपसे होने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा डिफरेंट लूप्स को। अब हमें बारी बारी बताएंगे कि लूप कौन सी यूज़ होंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये दी गई है इंटीजर सम, यानी कि जो नंबर हमने यूज़ करने हैं वो तो इंटीजर होते हैं ना, इसलिए उसके साथ इंट लिखना ज़रूरी है। और सम इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो हमें प्लस करके देगा। ठीक है, ये वाली रीडिंग आपने कर लेनी है। मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम से समझाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। उसके बाद द रिपीटिशन स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर इज़ वाइल लूप स्ट्रक्चर। ये इनके जो रेपिटिशन स्ट्रक्चर हम स्पेशल पढ़ेंगे ना, वो पहला कौन सा है? वाइल लूप स्ट्रक्चर। वाइल इज आल्सो अ की वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि जो वाइल है ये की वर्ड है, इसको आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। अब कह रहे हैं वाइल का मतलब क्या है? डू इट अनटिल द कंडीशन इज ट्रू। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। वाइल का मतलब क्या होता है? डू इट अनटिल द कंडीशन इज ट्रू। आप इसको याद रखना। उसके बाद है, कह रहे हैं कि वाइल का जो इस्तेमाल होता है वो कब होता है? ये हेल्पफुल होता है रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर सम कंडीशन। कंडीशन हमेशा होनी चाहिए कि आपने जो ऊपर लाइन लिखी है ना, समझ लो ये 1 से 1000 तक ये जमा होना चाहिए, तो ये आपने उसके अंदर कंडीशन दी हुई है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है। तो इसको गौर से देख लो और याद भी रखना। द सिंटेक्स ऑफ वाइल कंस्ट्रक्ट इज एज अंडर वाइल। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने पीछे पढ़े थे, कौन कौन से हैं? वो 3 एंड नॉट और जो और वाले पढ़े थे। उसके बाद आप आगे ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये आपको स्टैंडर्ड दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आप कोई और लाइन लिख सकते हो। द लॉजिकल एक्सप्रेशन कंटेन्स अ लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि एंड वाला हो गया, और वाला हो गया, नॉट वाला हो गया, तो ये हमेशा रिलेशन को शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंट सम इज इक्वल टू 0। इंट सम एंड सम इज इक्वल टू 0, ये अभी आपको शायद समझ ना आए लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इजी भी है, इसके लिए परेशान मत हो। फिलहाल सिर्फ सुनते रहो और गौर से देखते रहो। उसके बाद है इंटीजर सम और नंबर, यानी कि आप सारी चीज़ें नंबर्स में कर रहे हो ना, इंटीजर्स में कर रहे हो, तो इसलिए उनको लिखना, इनको वेरिएबल्स को शो करना या इनको असाइन करना, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है? वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000। 1000 लिखने के बाद आपने ब्रैकेट में एक्शन लिखना है कि अगर ये नंबर आपने डाला है तो इस पर एक्शन सम लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो, वट एवर द एक्शन इज। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड दिया गया है। अब कह रहे हैं ऊपर वाली जो कंडीशन है इसका मतलब क्या है? परफॉर्म द एक्शन अंटिल द नंबर इज 1000 और लेस देन 1000,
यानी कि आपने ये जो वाइल लूप लगाई है ना, ये जब तक 1000 या 1000 से कम नहीं होता, यानी कि 999 नहीं होता, तब तक आपने ये एक्शन करते रहना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। अब सम का मतलब है, समझ लो वहाँ पे प्लस होने के, कंप्यूटर के अंदर प्लस होने के बाद 9 आया है और यहाँ पर आपने 10 नंबर दोबारा से डाला है, तो ये 10 को 9 में प्लस करके आगे डालेगा, फिर उसी तरह ये रिपीटिशन चलती रहेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये प्रोग्राम। ये अब उस सारे के सारे को अच्छे तरीके से आपको बताएगा। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर। जैसा कि पहले हमने देखा था, ये सेम आएगी चीज़, मेन आया और इसके अंदर अब यहाँ से असल चीज़ शुरू होगी है। आपने सबसे पहले वेरिएबल के नाम लिखने हैं, इंटीजर सम और उसके बाद नंबर। ये आप अलग अलग से भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी कॉमा लगा के लिख सकते हो, ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने इनिशियलाइज करना है वेरिएबल को। सम इज इक्वल टू 0, यानी कि शुरू कहाँ से होगा, 0 से शुरू होगा। उसके बाद जो नंबर है आप डालते जाओगे, नंबर इज 1। यूजिंग दी होल लूप, आपने लूप लगा दी। वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000, ये आपने लगा दी कंडीशन। रेपिटिशन, वाइल लूप, ये मुख्तलिफ नाम एक ही चीज़ के हैं। अब सबसे पहले ऊपर हमने देखा था ना, सम होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। ये वाला जो सम है ना, ये 0, यानी कि 0 से नंबर शुरू हो रहा है। आप यहाँ पे लिखोगे 0 और आपने नंबर ऐड किया 1, यहाँ पे आएगा 0 + 1 और ये स्टार्ट जब करोगे, इसको एंटर करोगे तो ये अपना आंसर लाना शुरू कर देगा। जनरेट द नेक्स्ट इंटीजर बाय एडिंग 1 टू द इंटीजर। अब ये वाले दो जब प्लस होंगे ना, तो अगला नंबर जनरेट करना है, तो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके अंदर नेक्स्ट प्लस खुद ब खुद प्लस होना चाहिए। 1 खुद ब खुद प्लस होता रहेगा, क्योंकि आपने लूप लगाई है, वाइल लूप लगाई है, जहन में रखना, रेपिटिशन खुद ब खुद होती रहेगी। अगर आप खुद लिखने बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सी आउट कैसे आएगा, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू दिस सम। अब आउटपुट आपके पास क्या आएगी, ये सारा कुछ लिखने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, ये सारा लिखा हुआ होगा, स्टार्टिंग इज, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, लेस देन सम, ये ऊपर वाला ये वाला सम आया, ये वाला सम, इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, बताया गया कि ये वाला सम यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ तक जो है प्रिंट होके आएगी लाइन, ये देखो यहाँ तक प्रिंट होके आई है। आगे आपके पास जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद है ओवरफ्लो कंडीशन। ये देखें, ओवरफ्लो कंडीशन उस वक्त पैदा होती है जब कोई और नंबर इतना बड़ा हो जाए कि वेरिएबल की मेमोरी में फिट ही ना हो, यानी कि उसका साइज इतना बड़ा हो जाए कि वो उसके अंदर क्या हो रहा है, फिट ही नहीं आ रहा। उसके बाद वाइल लूप को आप खुद पढ़ सकते हो, ये वाली जो है इसको वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लो, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अभी चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ। बुक में यहाँ पर जो है एक और प्रोग्राम दिया गया है, किसके लिहाज से, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर फॉर अ गिवन अपर लिमिट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे देखें, जो कंडीशन ओवरफ्लो हो जाती है उसके लिए आपको कुछ लिमिट्स डालनी पड़ती हैं ताकि हर चीज़ जो है काउंट रहे, एक ख़ास लिमिट में काम करे। तो उसी तरह इंक्लूड iostream.h आएगा, मेन भी आएगा। अब देखें डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इंटीजर, सम, नंबर और अपर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हम कंडीशन ओवरफ्लो को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम क्या होगा, 0, उसके बाद नंबर आपने डाल दिया 1। अब ये प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अपर लिमिट ऑफ इंटीजर, यानी कि ये जो कमेंट दिया गया ना, सी आउट प्लीज एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। अब ये चीज़ यहाँ पे गौर से देखो कि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आएगा, सी आउट स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि आपको या दूसरे यूज़र्स को कह रहा होगा कि आप लिमिट डालें। आपने सी इन में यानी कि अपर लिमिट ये कोडिंग के अंदर आपने लिखा हुआ है, लेकिन स्क्रीन पे जो यूज़र होगा उसको नज़र आएगा प्लीज़ एंटर द लिमिट, आपने उसकी लिमिट डाल देनी है सी इन के लिहाज से। अब ये नेक्स्ट आप इस कमेंट को पढ़ो जो कि आगे की टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। वाइल, ये इनके लूप लगा दिया आपने, वाइल लूप लग गई, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट। अपर लिमिट आपने खुद बतानी है, ठीक है। उसके बाद है आगे देखते हैं, इफ कंडीशन लगा दी, इफ वाला हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, नंबर
उसके बाद mod 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है आपने कंडीशन लगाई, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और ये वाली चीज भी सेम है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको एज इट इज डालना है। उसके बाद सी आउट में कैसे आएगा, द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्स्ट अपर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट यानी कि आपने जितनी भी लगाई होगी, उसके बाद इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज दिस। अब ये जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से देखो रिजल्ट आएगा। प्लीज एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट दी सम, आपने 10 लिख दिया, 10 से ऊपर आपने अपर लिमिट लगा दी। दी सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 30, इनके पहले जो 10 इंटीजर हैं उनका इवन नंबर का सम जो है वो 30 आ गया। आपने ये लिमिट लगाई थी, ठीक है। आप खुद ये वाला जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, इसको देख के अपनी जो सी वाली होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है सी लैंग्वेज लिखने वाला, उस पर यहाँ से सेम पहले इसी तरह एज इट इज़ देख के लिखो, फिर रन करो, उसके बाद कोई खुद चेंजिंग करो। इसने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 50 लिख के चेक करो, 10 लिख के चेक करो, 5 लिख के चेक करो, ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद है ये एक्सप्रेशन जो है, इसको एक दफ़ा देख लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। इनफाइनाइट लूप, जैसा कि वर्ड से ही, इनके इस लफ्ज से ही पता चल रहा है, ऐसी लूप जो कि बेतहाशा चलती रहेगी, आपको उसकी कोई लिमिट या कोई नंबर एग्जैक्ट नहीं पता होगा। आपको सबसे पहले वाइल लूप यानी कि वाइल ब्लॉक के बारे में बताया गया है कि द वाइल ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन, यानी कि एक तो ये एग्जीक्यूट होता रहता है। वाइल ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर होता गया, द वेरिएबल यूज्ड इन कंडीशन मस्ट चेंज इट्स वैल्यू, यानी कि ये जो वाइल लूप चल रही है हर स्टेप के बाद उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वी हैव सम डेफिनेट नंबर ऑफ रेपिटिशन, लेकिन अब एक यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है, ये जिनके ये जो आपका समझ लो एक कोड सा लिखा हुआ है या जो फार्मूला सा लिखा हुआ है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ नंबर विल नॉट चेंज, सो द कंडीशन इन द वाइल लूप विल बी ट्रू ऑलवेज एंड द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवर। अगर किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बार बार कंडीशन ट्रू हो रही है और वो बार बार चल रही है, उस लूप को क्या बोलेंगे, सच लूप इन विच द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, इनके हमेशा कंडीशन ट्रू होती है, आर नोन एज इनफाइनाइट लूप्स, जो कि ख़त्म नहीं होती, चलती रहती हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेपिटिशंस इन इट, इनके अंदर इतनी रेपिटिशंस होती हैं कि आपको नहीं पता होता। जैसा कि पाई की वैल्यू है, हम वैसे लिख देते हैं ना पाई की वैल्यू 3.14, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसका कोई पता नहीं है, वो लाखों में जा रही है, करोड़ों में जा रही है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं पता, क्योंकि वो रेपिटिशंस में चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वाइल लूप कैसे टर्मिनेट होती है, तो ये आपने देख लेना है। व्हेन द कंडीशन इज टेस्टेड एज फॉल्स, यानी कि तब वाइल लूप क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, जब उसका रिजल्ट या जो उसकी कंडीशन है वो फॉल्स में आ जाती है। अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट, इसको शॉर्ट्स हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाइल लूप। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लो चार्ट किसका है, वाइल लूप का, क्योंकि हम इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में ज्यादातर टॉपिक्स वाइल लूप से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। अब ये क्या वाइल लूप कैसे है, सबसे पहले ये आपका बॉक्स दिया, इनके वाइल लूप की एक कंडीशन दी गई है। उससे पहले यहाँ से जब आपने कंडीशन दे दी, ठीक है, आगे उसने चलना शुरू कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो यस, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, कंडीशन ट्रू, और उसके बाद प्रोसेसिंग होकर वापस जाएगी और दोबारा से जो है लूप चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से आ रही है, कंडीशन फॉल्स है, नो, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट की तरफ चला जाएगा। ये बहुत आसान है अगर आप इनको समझने की कोशिश करें। ये जो है सैंपल जो है दिया हुआ है फ्लो चार्ट का, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा, एक दफ़ा इसको सिर्फ देख लेना, ठीक है। और इस लेक्चर के एंड पे आपको दी गई हैं टिप्स जो कि आपको हमेशा हेल्प करती हैं, इनमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं बाय द वे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ भी लेना है और याद भी रखना है। अब कह रहे हैं ऑलवेज यूज दी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम्स, इनके ऐसे वेरिएबल के नाम लिखो जो कि एक्सप्लेन कर रहे हूँ, इनके आसानी से आपको समझ आ जाए कि ये वेरिएबल का नाम क्यों रखा गया है। उसके बाद है प्रैक्टिस अलॉट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कम से कम एक प्रोग्राम आपने देख कर ही लिखो, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करना ताकि आपकी उस पर ग्रिप अच्छी सी हो जाए। वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, ये आपका एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। वाइल लूप जो होती है हो सकता है एक दफ़ा भी
चले ना, क्योंकि अगर उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो वो रुक जाएगी, लेकिन अगर वो ट्रू है तो हो सकता है कई दफ़ा वो चलना शुरू कर दे। मेक श्योर दैट लूप टेस्ट यानी कि जो कंडीशन आपने बताई हैज़ एन एक्सेप्टेबल एग्जिट, यानी कि ऐसी कंडीशन हो जिसके साथ एक डिसेंट सा एक्सेप्टेबल एग्जिट भी हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।